जोहार सबों को साथियों, और दूसरे दिन आप सबों का अभिनंदन और स्वागत हृदय से। और कल जितना वाइब्रेंट और लाइव था, इतना आनंद आ रहा था सुनने में कि वो 5-7 किताबों के पढ़ने के बाद जितनी जानकारी मिलती वो आप लोगों को सुन के वो हासिल हो रहा था। और यही उद्देश्य भी था हम लोगों का कि हम आपसे जानें वहाँ के बारे में। बहुत ही मैं हृदय से उस अपने आभार को शब्दों में नहीं ढाल पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा और 4 दिन इसी ढंग से आनंददायक रहने वाला है। ज्ञान की एक ज्योति जली है, जो नगाड़े की ध्वनि है हमारे हृदय में, वो गूंजती रहेगी। बहुत आनंददायक है। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको मैं फिर से जोहार करता हूँ, झारखंडी जोहार आप सबों को, और फिर से स्वागत करता हूँ। कल भूइयाँ सर के चंदन सर ने चर्चा की थी। भूइयाँ लोगों की डायनेस्टी वहाँ तराई क्षेत्र में थी, असम की। और बिहार से नहीं सर, पहले हमारे यहाँ से संबंध है उनका। हमारे यहाँ जो कोल्हान क्षेत्र है, चक्रधरपुर के जो शासक हैं वहाँ हो लोगों के मुंडा एक क्लान वहाँ गया, उसके पहले वहाँ भूइयाँ डायनेस्टी ही थी। इतिहासकारों का कहना है कि जो वहाँ अपने को क्षत्रिय राजवंश कह रहे हैं, तो उनकी जो कुल देवी हैं और भूइयाँ लोगों की कुल देवी जो हैं वो एक ही हैं। जब हो लोग वहाँ गए तो वो वहाँ से पीछे की ओर हटे। अब सर ये जो हम एक शोध सर टीआरआई से करवा रहे हैं उस पर कि ये जो सो कॉल्ड मेन लैंड है, ये जो भांग्या भुख्या पेरीफेरी वर्सेज मेनलैंड के स्ट्रगल की बात करते हैं, वो टकराहट की बात करते हैं। तो ये भुइयाँ जब गए वहाँ बिहार की ओर, वहाँ की वो धान के समतल खेतों को देखकर, पहले वो हमारे यहाँ संथाल परगना और भागलपुर के घाटियों में घटवार की ड्यूटी वो कर रहे थे, वो टैक्स वसूलते थे वो। लेकिन वो धान के खेत के आकर्षण में उतर गए वहाँ। अब वहाँ सर वो जो ब्राह्मणिकल देखने का नजरिया, जो जातिवादी या वर्णवादी जो दृष्टि है, उसने उनको जो देखा, उनके शिकार करने की उनकी जो कला थी, उसको उसमें उन्होंने चूहा मारने तक सीमित कर दिया। उनकी जो वो जंगली जानवरों को घरेलू बनाने की जो कला थी, तो सुअर पालन तक सीमित कर दिया। और जो उनका स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा था, जो बड़ी जो उनकी शरीर जो थी वो, तो उनका आपराधिक जाति वहाँ घोषित हो गई और वो महादलित के तौर पे वहाँ है, एक क्रिमिनल कास्ट के तौर पे वो वहाँ। और मेरा अनुभव है सर, मेरी पहली पोस्टिंग थी उसी इलाके में, बिहार के एक खास जातिवादी इलाके में। तो थाने का था कि चोरी हो गई तो मुसहर कहते हैं वहाँ, मूस पकड़ने वाले। भुइयाँ तो भूल ही गया लोग। अब चूंकि अब वो एक पॉलिटिकल वो बार्गेनिंग की टर्मोलॉजी भी है, वो उसके आधार पे ही कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है। लेकिन सर वही पूरब की ओर लोग गए यहाँ से, तो उड़ीसा में वो खंडायत और पदाती के तौर पे वहाँ स्वीकार किए गए, क्षत्रिय के तौर पे। और गंग वंश जब कमजोर पड़ा तो बहुत सारी भुइयाँ डायनेस्टी यहाँ उड़ीसा में डेवलप की। हरमन कुलके के नेतृत्व में बहुत स्टडी हुई है सर स्मॉल स्टेट्स पे, उसमें भुइयाँ लोगों पर भी बहुत स्टडी हुई है, और फिर आगे बढ़ के आपके यहाँ तक पहुँचे वो। तो ये जो नज़रिए का फ़र्क है सर, वो जो पेरीफेरी का जो नज़रिया है लोगों को, उसकी क्षमता के आधार पे उसको उसके आकलन का, और जो गंगा यमुना द्वाब सो कॉल्ड आर्यावर्त जो हम कह रहे हैं, उसका जो नज़रिया है वर्णवादी, उसका ही फर्क है कि एक ही भुइयाँ वहाँ जाके सर महादलित हो जाता है, वही भुइयाँ उड़ीसा और वहाँ जाता है असम के कछार तक। तो वो पढ़ने में, हाँ, सब जगह वो शासक के तौर पे या क्षत्रिय के तौर पे। तो ये है अंतर सर। और सिक्किम और त्रिपुरा, अभी तो त्रिपुरा की बात कर रहे हैं हम लोग। सिक्किम हम लोग के यहाँ मोरंग के तौर पे हमारे गीतों में सर बार बार आता है। हमारे जो यहाँ से काम करने की खोज जाने वाले लोग जो हैं, चाय बागान तो जाते ही हैं, भूटान और मोरंग भी बहुत जाते हैं। गीतों में मोरंग आता है, भूटान आता है, और चाय बागान तो आता ही आता है। तो सिक्किम का जुड़ाव रहा है हमारे यहाँ के। ठीक है कि हम टी गार्डन्स में ही या अन्य मजदूरी के तौर पे ही गए हैं, लेकिन गए हैं वहाँ। और सिक्किम के इतिहास को छोटी मोटी जानकारी, जो मेरे जैसे सामान्य अध्ययन के लोग, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं सर, कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। तो एक तरह से
प्राक ऐतिहासिक या प्राचीन सिक्किम का इतिहास बहुत उस ढंग से मिलता नहीं है। नाओंग, चांग और मोन, तीन वो समुदायों की चर्चा वहाँ मिलती है। लेप्चा जब आते हैं वहाँ तो ये तीनों को अपने अंदर समाहित करके और तीनों चारों मिलके लेप्चा कम्युनिटी के तौर पे वहाँ। और तिब्बत से सिक्किम में आने की कहानियाँ हैं, मिथकीय कहानियाँ हैं, फोकलोर में है, फोक टेल्स में है। लेकिन जब रिनपोछे आते हैं वहाँ 9वीं शताब्दी में और वहाँ बौद्ध धर्म की जब शुरुआत होती है तो एक तरह से इतिहास वहाँ झलकना शुरू होता है। और रिनपोछे वो घोषणा करते हैं कि जब एक राजवंश की स्थापना यहाँ होगी तो सारे जो ट्राइबल्स कम्युनिटी आपस में संघर्ष कर रही है उनके बीच में एकता हो जाएगी। और ये देखा गया सर 13वीं शताब्दी के आसपास जब वहाँ आए वो तासी, वो मिन्याक राजवंश था, उसके 25वें वो प्रिंस थे। वो जब वहाँ आए तो वो उन्होंने उनको जब सिक्किम के एरिया में आए तो उन्हें खे बुमसा माने 1 लाख लोगों की ताकत जिसके पास हो, ये उनको उपाधि दी गई। और उन्होंने वहाँ के एक साक्य समुदाय की में शादी की और वहीं बस गए और चुम्बी वैली में बसे और वहाँ उन्होंने एक राजवंश की शुरुआत की और लेप्चा और लेम्बू और सारे लोगों को उन्होंने एकजुट किया बाकी। और उसमें जो उनके वंशज से फुनसोक नांग्याल, वो बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भूमि 1604 में उनका जन्म हुआ था और गंगटोक में वो लेप्चा, भूटिया और लिम्बू तीनों को इकट्ठा करके उन्होंने सिक्किम को बड़ी मजबूत आधार दिया। और नांग्यालों ने वहाँ फिर 332 वर्ष तक कहा जा रहा है कि लगातार शासन किया, 300 से ज़्यादा सालों तक। अब जब अंग्रेज आए और गोरखा लोगों ने, नेपाल के गोरखा लोगों ने बहुत सारे सिक्किम के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, तो गोरखाओं से मुक्ति के लिए सिक्किम के नोंग्याल लोगों ने उनसे अंग्रेजों से दोस्ती कर ली। और वो जो युद्ध हुआ गोरखा और उनके बीच में 1814 से 1818 के बीच में, तो दो जो संधि हुई उसमें तितालिया संधि के बाद से एक तरह से ठीक है कि मुक्त हो गया सिक्किम का सारा एरिया गोरखा राजाओं से, लेकिन एक तरह से अधिकार ही हो गया, एक वर्चस्व कायम हो गया अंग्रेजों का वहाँ। क्योंकि अंग्रेज जो है वो तिब्बत के लिए एक रूट खोज रहे थे और वो नेपाल से घूम कर नहीं जाके सीधे सिक्किम से जाना चाह रहे थे। तिब्बत वाली बात तो कल आई थी कि रूस के प्रभाव के खतरे को वो भांप रहे थे कि रूस तिब्बत के माध्यम से इधर नहीं घुस जाए तिब्बत के रूट से। तिब्बत उनके लिए हमेशा बड़ा वो महत्वपूर्ण था। तो सिक्किम से होके, और वो ठीक है कि एक प्रिंसली स्टेट या एक नाग्यालों को एक मान्यता थी, लेकिन उनके इलाके में जिनको मरांग राजवंश, सिक्किम मोरंग इलाका जो था, वहाँ 2 ब्रिटिशर्स घुसे अधिकारी, तो उनकी गिरफ्तारी कर लिया इनके सैनिकों ने, तो बड़ा खटास आ गई। और वो 1835 में दार्जिलिंग चाहिए था उनको समर सिटी के तौर पे अंग्रेजों को, तो दार्जिलिंग को उन्होंने जबरदस्ती उपहार के तौर पे ले लिया कि कुछ टैक्स आपका छोड़ देंगे, आप दार्जिलिंग मुझे दे दीजिए। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने गिरफ्तार किया, बिना अनुमति के घुसे थे 2 ब्रिटिश अधिकारी, तो उस मुद्दे को लेके, अब बड़े लोग हैं तो किसी मुद्दे पे आपको सता सकते हैं, तो वो दार्जिलिंग को पूरा मिला लिया और सिक्किम पर भी बहुत सारा क्षेत्रों का अधिकार कर लिया। और जो राजा थे वो गंगटोक तक ही उनकी एक सीमा रह गई व्यवहारिक तौर पे। हालांकि जुडिशियल अधिकार कहा है कि जुडिशियल अधिकार आपका ही रहेगा, लेकिन नांग्याल गंगटोक तक सीमित रह गए। 1905 के आसपास थोड़ा सा परिवर्तन आया जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए गंगटोक में, उनकी दोस्ती हुई वहाँ के राजकुमार से, तो थोड़ा सा वो चीज़ें वापस आई। और फिर 47 में भारत सरकार के साथ समझौता हुआ जिसमें विदेश नीति और रक्षा और संचार भारत के पास, फिर वो 73-75 में वो स्टेट के तौर पे। लेकिन सर एक वो हमारे यहाँ बिहार में भी वो नेपाल की तराई जो पूर्णिया का बड़ा हिस्सा छेकती थी, वहाँ भी मोरंग राजवंश था और वो था वही सिक्किम का ही फैलाव था, लेकिन वो लिम्बू राजा के आधार पे एक लिम्बू शासक थे मावरोंग मुंग होंग, तो मावरंग मुंग होंग के नाम पर मोरंग वहाँ पड़ा था शासन का, उस इलाके का नाम मोरंग राजवंश वहाँ भी शासन किया। और मोरंग राजवंश के बाद वहाँ इंग लोग आए, सेन आए, खेवांग आए,
लेकिन 1774 में फिर गोरखा लोगों ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। तो ये मोरंग केवल सिक्किम में ही नहीं थे, वो वहाँ हमारे पूर्णिया के भी बड़े हिस्से पे या नेपाल के तराई के क्षेत्र में भी उनका फैलाव था। ठीक है कि यहाँ वो नोंग्याल नहीं थे, वो लिम्बू ही थे, लेकिन लिम्बू शासन वहाँ तक था, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और उस इलाके में पूर्णिया के बड़े से हिस्से में और नेपाल की तराई में लिम्बू के साथ लेप्चा भी हैं, सुनुवार भी हैं, याखा भी हैं, राई भी हैं, बहिंग भी हैं, चामलिंग हैं, कुलुंग हैं। तो बहुत लोग वहाँ उस इलाके के जो साइनो तिब्बतन भाषा परिवार के लोगों की बड़ी बसावट है उस इलाके में। तो केवल हम कोई नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहे, आपसे जुड़ा हुआ भी सिक्किम का इलाका और उनके लोग वहाँ रहे हैं। और त्रिपुरा की भी इतिहास है, वो भी बड़ी रुचिकर इतिहास है, खासकर युवाओं के सामान्य जानकारी के लिए। हालांकि प्राचीन काल का बहुत सारा चीज़ें वहाँ, बहुत सारी चीज़ें मिथकीय ही हैं, जो फोकलोर वगैरह या रामायण महाभारत की कहानियों पे अशोक के शिलालेख में लेकिन त्रिपुरा का उल्लेख आता है। और माणिक्य राजवंश जब वहाँ कायम हुआ और वहाँ राजमाला जब लिखा जाने लगा, जैसे कि अहोम लोगों के देवधई जो है बुरंजी लिख रहे थे, तो बुरंजी जैसे राजमाला वहाँ भी लिखा जा रहा था। लेकिन राजमाला में ये 15वीं शताब्दी के पहले का जो इतिहास है वो एकदम मिथोलॉजी पे, देवताओं के वंश के लोग शासन कर रहे हैं, कहानियां हैं, फोकलोर है, कविताएं हैं। 15वीं सदी के बाद का ही इतिहास उस राजमाला के आधार पे हम त्रिपुरा का देख सकते हैं। और वो 15वीं शताब्दी में, हालांकि वो जो माणिक्य राजवंश है वो इंडो मंगोलियन लोग थे, कोई इधर से नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ से गए हुए आर्यन रेस के लोग नहीं, आर्यन रूट्स के लोग नहीं थे। लेकिन उन्होंने 350 साल से 332 साल वहाँ नोंग्याल लोगों ने शासन किया, तो 350 साल माणिक्य के लोगों ने त्रिपुरा पर शासन किया। और गोमती नदी के किनारे दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर में राजा उदय माणिक्य ने 1585 से 96 जिनका राजकाल था, और 1700 ईस्वी में राजा कृष्णचंद्र माणिक्य ने राजधानी पुराना अगरतला की ओर ले गए। लेकिन कुकी लोगों का इतना अटैक था त्रिपुरा पे कि वो बहुत परेशान थे कुकियों के आक्रमण से, तो वो लेकर नया जो अगरतला है वहाँ उन्होंने राजधानी शिफ्ट की। और 16वीं शताब्दी में जो माणिक्य राजवंश था अपने चरम पे था, वो म्यांमार बर्मा तक और असम बंगाल सब जगह उन्होंने अटैक किया, सब तक वहाँ तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। अब त्रिपुरा के इतिहास में मुझे नहीं मालूम है कि कितना सत्य है, लेकिन 16वीं सेंचुरी में बहुत प्रभावशाली वो राजवंश था। वो 17वीं शताब्दी में मुगलों से जब टकराहट हुई, स्वाभाविक है कि पराजित हो गया और त्रिपुरा पर प्रभाव मुगलों का, लेकिन राजवंश कायम रहा। और राजा धर्म माणिक्य को, जो 1714-29 में थे, बंगाल के नवाब ने, और बांग्लादेश के इलाके उसमें बंगाल ही रहा होगा, चकला रोशनबाद की जमींदारी भी सौंप दी, लेकिन प्रिंसली स्टेट के तौर पे कायम था। और 1905 में चीजें फिर बदली। 1905 के बाद कल भी आ रही थी, 1905 के बाद चीजें बदल गई, तिब्बत केंद्र में आ गया और ये जो पूर्वी बंगाल असम के नए प्रोविंस के तौर पे टिपेरा या उस ढंग से वो शामिल हुआ। और 47 में त्रिपुरा का इतना हिस्सा चला गया ईस्ट पाकिस्तान में उसका दक्षिणी भी, उसका पश्चिमी हिस्सा भी, उसका उत्तरी हिस्सा भी कट कट के पूर्वी पाकिस्तान में चला गया कि कोई चारा ही नहीं था उसके पास कि वो भारत संघ के साथ वो विलय करता। और अंतिम शासक जो थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो थी कंचना प्रभा देवी, उन्होंने 1949 में वो विलय के संधि पे शासन किया, हस्ताक्षर किया। इस बीच में जैसे राजा वीर चंद्र माणिक्य हुए वहाँ, उनका देवेंद्र नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बड़ा संबंध रहा और उन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना में बहुत आर्थिक मदद की। त्रिपुरा के शासक ने शांति निकेतन की स्थापना में देवेंद्रनाथ टैगोर को और बाद में रविन्द्रनाथ को भी, और बजाप्ता अपने यहाँ से एक प्रसिद्ध कलाकार धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन को और मणिपुरी नृत्य के बुद्धिमंता सिंह को भेजा, डिप्यूट किया वहाँ, और उनके कारण ही मणिपुर वहाँ नृत्य जो है वो वहाँ के सिलेबस में शामिल हो सका। तो माणिक्य वंश के लोगों का त्रिपुरा का, मतलब अगर बोलपुर हमारे बगल में यहाँ तक उसका प्रभाव है, तो एक बहुत बड़ा, जिस इस इतिहास से हम लोग वंचित रहे हैं। वो मैं कल भी कह रहा था कि उत्तर भारतीय जो इतिहास है बहुत आत्मगुप्ता का इतिहास है। वो इंद्रप्रस्थ से शुरू होता है, पाटलिपुत्र तक खत्म हो जाता है,
और ब्रिटिश पीरियड में कोलकाता से शुरू होता है, फिर इंद्रप्रस्थ में जाके खत्म हो जाता है। बस वही उसकी भूमिका है। और दक्षिण भारत के इतिहास में नीलकंठ शास्त्री की अलग से किताब हम लोग पढ़ते थे, तो दक्षिण भारत के इतिहास से हम लोग परिचित होते थे। और उड़ीसा और वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह, झारखंड वगैरह भी कौन पेरीफेरी के लोगों को जान रहा है, पढ़ रहा है, उनकी भूमिका ही क्या है, ऐसे ही तुच्छ लोग हैं इनकी। तो ये इतिहास से वंचित रहे हैं हम लोग, नई पीढ़ी उससे वंचित नहीं रहे, इसलिए आयोजन है। आप सबका स्वागत है। और हमारे युवाओं से आग्रह है कि केवल अध्यापकों के दबाव में आप नहीं आइए, आप हृदय से आइए और शाम तक सुनिए चीज़ों को। वो अच्छा ही लगता है कि फिर सेकेंड सत्र जब शुरू होता है, दूसरे स्टेट के जो विद्वान हमारे यहाँ आते हैं तो हॉल खाली होता है, तो ये बहुत ही केवल छवि खराब होती है इस राज्य की। और ख़ास करके यूनिवर्सिटी, जो दो दो यूनिवर्सिटियाँ, तीन तीन यूनिवर्सिटियाँ बगल में है, उसकी भी छवि खराब होती है। कैसे लोग हैं जो इतने नवीन विषयों को सुनना, ठीक है कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है कि आपके वो जो एग्जाम देंगे उस पर नहीं आएगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व का कितना गहरा हिस्सा वो बनने वाला है ये चीज़ें, और किस ढंग से आपके व्यक्तित्व को वो अंदर से एक बड़ा आयाम देने वाला है, ये आपको खुद भी नहीं मालूम होगा कि आपके अचेतन में किस ढंग से वो जाएगा, समाहित होगा, और कहाँ किस इंटरव्यू में और किस उत्तर में वो निकलेगा, आपको स्वयं नहीं मालूम है वो चीज़ें। इसलिए रहिए इसको और सुनिए आखिरी तक, यही मैं प्रार्थना करूंगा। पुनः सबका स्वागत। बहुत समय मैंने ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ज़्यादा समय लिया मैंने। मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। जोहार and greeting to all. Respected chairperson of the session, fellow panelists, respected participants from all the northeastern states of India, and my dear friends. And also greeting to the director, sir. Today, actually, I'll be speaking on the Riang, or I should say, I'll give a brief account of the Riang, because half of the history of Tripura has already been told to you by the director, sir. So I'll proceed from the one that he has taught. So particularly on the Riang, and they are also one of the PBTC, means the particularly vulnerable tribal groups of India. There are around 75 PBTC all over India, covering of course 18 states and 1 union territory. And fortunately, the Riang are one of the PBTC from northeastern parts of India, along with Maram Naga from Manipur. So these are the two PBTC of northeastern parts of India. Basically, Tripura, it's a hilly state, and it is also one of the second most populous state in northeastern parts of India. The tribal communities, of course, there are 19 tribal communities, and from here actually there are some, tribe who speak the Kokborok, but they are within the Kuki, like the Koloi and Rupini. And of course, within the Tripura also, like you will find like the Tripura and the Burma. So you will not find here the mention, but they are within the particular tribe. This is what the Sir has already told, like of course 184 king ruled Tripura, covering of course different decade. And of course the last regarding the Manikya was Maharaja Ratna Manikya. Of course he is the Dangurfa. So the title that was being placed, it is just being given here. Now here I come, like the Riang, belonging of course to the Tibeto-Burman group, and of course they speak the Kaubru language. And you will find like the name regarding the Riang, the Bru, because the Riang they call themselves as Bru, but you will not find anywhere in a written document regarding the Bru, but they recognize the Riang. Now why they were recognized as Riang, I'll be coming in the later session. Now within the Riang community, there are 12 clans, like Molsoi, Meska, Msa, Raiksak, Abeto, Wairam. Like this, there are 12 clans. And all the languages are similar. Unlike, some of the tribe where you might be finding, within the clan also you have the dissimilarity of the language. Now the one thing is that why the Riang was not included in the clan system is that the Riang itself is the name of a person. I'll come to that.
See, the Riang Kaskau, actually the Riang is a name of a person and Kaskau is a chieftain. It's a chief basically. So he used to subjugate, all the clan of the Bru community. Now I'm using the word Bru because the Riang call themselves as and they are known as Bru, not as a Riang, but it has been documented later on as Riang and it has been recognized as the scheduled tribe by the government of India as Riang. Otherwise it is a Bru. So the Riang Kaskau subjugated other clan of the Bru community, ruling over different span of year. So there are other neighboring tribes. Say it can be Kuki or it can be the Mughal, or later on it can be even the British or the British researchers. So they don't know who they are because there is no any documentation such as Bru. So they are thinking that the chieftain's name itself is the name of the tribe, or the chieftain's name is being assumed, or later on it is being taken as a name of the tribe. So that controversy or that that dissimilarity was there. Anyway, now recognized it is known as Riang, but still the Riang themselves feel that they are the Bru community. So the Riang has been widely used just to denote the tribe. And this is a picture of the Riang community. And this Riang community are the only one in Tripura who used to wear this numerous, ornament, starting from head to toe. Basically, I'll be showing later on. Now, there is also, of course, the various, opinion regarding the original homeland and, of course, their migration. Now, I'm not going to the detail because of the paucity of time, but looking at the linguistic or the ethnic or the physical appearance, just like any other, Tibeto-Burmese group, they're also they just belong, to those particular tribe. Now, regarding this movement also, it was said that, this is from some written document, from like China and then Myanmar and then, coming to Tripura and then, of course, to present day Chittagong Hill Track. So that was certain movement. Now, this is where that movement, now regarding that movement, one thing is that there is a version among the Riang community or among the Bru that one group, of course, they have come and established the Tripura kingdom, and the other group is that Riang Kaskau, the chief, because most of the hill tribe are under the chief. There is nothing such as, king or Maharaja. So there is two versions. So I'll come to the one, we all know who are the king or the Maharaja is all about, what the Sir has already told. Now I'm going back to the other portion of how, the Riang happened to be part and parcel of this, the Tripura. This is a version during the land of the Kaskau, the Riang Kaskau. It happened during the second phase of the Maharaja, Govinda Manik, that is between 1673. Now in 1660, Maharaja Govinda Manik took refuge just because he had got a certain dispute with his younger brother. And this account also can be found in some of the sources. Now this is the place where he took refuge, and the Riang out there, because this is now all in Bangladesh actually. This is all in Bangladesh in Khagrasuri. This is the place where he took refuge, Maharaja Govinda Manik, when he had got a certain dispute with his younger brother. So this is in present day Khagrasuri, but this is where under the control of the Riang Kaskau during that time. It can be of course under the Maharaja, but it is under Riang Kaskau. Now he left because of his conflict, and then during the second phase, when Maharaja Govinda Manik again started to rule over Tripura, that time from the land of the Kaskau there are 8, somewhere there are 12 who came to this Maharaja just to be a part and parcel of the Tripura Maharaja, because the Riang Kaskau was quite his treatment was not so liked by all those Riang in his under his chieftaincy. So this Maharaja gave all those Riang who came from all those area a Bandari Bako. Now this Bandari Bako is a very auspicious thing. I'll be showing the picture later on. And that Bandari Bako has been given to the Riang, those who came from the Khagrasuri. I'm just using what Khagrasuri at present, so that they will be placed in that particular area. That is the place between River Gomiti and River Mohori. That is now in the South Tripura. This is the Bandari Bako, and out here there are different items. So the Riang are being told by Maharaja Govinda Manik that you should perform a ritual
until unless you perform this ritual, of course, a famine or there are different devastation which can struck to them. So actually, this through rigorous research, I found out that it is lying at one of a temple. It is still there, and of course, beside this Bandari Boko, there is a idol, and one of the one of the pujari, it's a lady. She told that the real deity of Mata Tripureshwari, who is like in the this one Udaipur, actually that is being worshipped, but then because of different problem, that she has shifted her soul towards this temple. So that was her thinking. I'm not going into that detail anymore. But anyway, this is the Bandar Boku that is being given by the Maharaja to the Riang within their settlement. So to look after the welfare of the Riang, a Dolopoti or the community leader was felt necessary. So Rai was being constituted. Now remember that Kaskau was on the other parts of the area. And this Rai is within the suzerainty of the Tripura Maharaja. So Kaskau is a chief and Rai is a community head. So this Rai just to facilitate the administration between the Riang and the Maharaja. Of course, Onsaram also was the first Rai. And there are, till 1943, there are 36 Rai. Because in 1942-43, there was a certain uprising or certain, revolt type between the Riang under the leadership of Ratnamani Noatia and Maharaja Bibikram Kishore Manikya. And of course, after that, we all know that Tripura entered the democracy under India. Now, just be giving the brief account. That was a little bit background about the Riang or about the Bru. The social structure. The houses of the Riang, we call it charno. It is basically an elevated, house. There is no any window basically. The front door and the back door will be there. So it is common, both the kitchen, the bedroom, everything, or the dining room, everything is common. And under the elevated house, there is lots of caged animal like pig or hen, and also of course firewood used to be stacked out there. And also we call it barenda on the front and at the back. And these villages, usually used to be named, under the regarding after a stream or rivulet or a village set. So we can know that even till date also we know that even a Riang village like something Chaudhary, or if it is a Tripura village, something Ruaza, or if it is a Sakma village, something Dewan. So by that name we can identify whether it is a Riang village or a Tripura village or a Chakma village. So those things are very, very common among particular tribe in Tripura. Now regarding this marriage system, it is very unique, I should say, and a different style of marriage, like arranged marriage, and then of course bride price is there, and then we have got different type of rendering of services, and then earlier marriage actually the pouring of the sacred water used to be there, and during the earlier marriage the bride is never at present. Only this risa, you call it, the upper portion of the cloth used to be present with the groom. So the bride used to be somewhere behind the house or behind some other places, and the marriage used to be taken. But that is the earlier days. These days, that never be practiced anymore. Now it is often believed, during those marriage time, once a girl become, glamorous or become young, they used to apply this Larima Thau. We call it the oil of glamour. And they used to believe the goddess of Larima used to provide that. And parents used to go out for a lookout or something, used to send a Gorinda. Gorinda is a matchmaker to find a suitable matches. Now after all those talks is over, I'm giving this because there is a saying, like Rimabu Naideng, Rimabu Sudeng, Hingchunge Bhaimse. That means we came here with the objective of killing two birds with a stone. We came to visit you so as to have relationship through blood relation. Now these things used to be in singing, in a tune, particularly this to sing, this to have a local beer, and then this to sing, both from the bride side and the groom side. And then of course they used to say that in reply, the bride parents used to say, ours is too young and immature, she is yet to know how to wear even her clothes properly.
But a groom, again, we will say, however, we will train her steadily and make her skilled in all matters. So with all this to seek all those local, beer, and then, everything become final. So regarding the dress and ornament, the man used to wear a hand-woven loincloth that is being made from the june, cotton, and then it become thread, and then everything used to be woven, hand woven. So and the women used to wear renai, and also the risa used to be there. On the right hand side is the traditional way of wearing, and then of course depending upon the june factor, the lady used to wear the same dress. And on the left side, it is more or less a type of formal dress among the Riang. And silver ornament is almost common. Of course, this is not that common wearing all the silver ornament only during the special occasion they used to wear it. Now this is just I'm showing the name, but it's not that visible. Anyway, this is the the dress code of the traditional young women. On the cultural side, most of you might have seen the Hosagiri dance. The Hosagiri dance, now we call it in our local language Hodaigiri. Now Hosagiri dance is performed on the occasion of Mai Thungmo. It is a worship of goddess of paddy and cotton during after the harvest season. And this ritual is to consist of 4, like regarding goddess of paddy, cotton, regarding the new food grain and the old food grain. Now everything is concerned with the livelihood cycle within the Riang community. So there is nothing such as new thing that is being included within this dance system. Even a dance step, there are plenty of dance steps. So even the dance if they perform, it goes on almost 30 minutes or 45 minutes. Although you see in the formal program, it's just 10 minutes or 15 minutes. But all those, it indicate right from, cleaning or clearing the patches of the june till the harvesting. So these things used to be initiated, this used to be represented through the dance. The left side is the worship of the, it is a grain pot, and sacrifice of some hand used to be there, and then they used to worship that. And based on that, on the evening, there used to be a dance. Now, Hosagiri indicates night of the feast, basically. Now, all the villages used to have, a type of rice cake, and the Riang maiden will be, used to expose the dance, expertise, the skill. Especially, lots of concentration is required in this dance. So, they used to represent all the harvesting, season. Harvesting thing, right from the clearing till the harvest. Of course, dormitory is very common within the Riang culture. And this dormitory being considered, of course, the skill regarding it's just like common day club, but also these days the importance of dormitory is slowly dwindling among the Riang, because we all know what is going with the modernity. But still, I'm just giving for the sake of understanding regarding the Riang. Now, economic life, just like any other northeastern and some parts of the India regarding the june cultivation, this is very much a part and parcel of the life. And I would like to say, you might be wondering why the Riang are the only one who used to wear, numerous ornaments, or especially the coin ornament. The thing is that what we learn is that once the june is being cultivated, they used to have a year-old harvest. So they don't need anything. They don't need any monetary benefit or anything. But then because of the barter system coming from the Mughal, from the Bengal side, and you all know like Tripura is a princely state. So those coins that is being exchanged are basically of British India. So the British India coin is invaluable in princely state, because princely state of Tripura have got different other coin that is being issued by different kingdom, different Maharajas. So not only that, even within Tripura also, even if they have the coin, it is of no use to them. What required to them is basic amenities, even if they can survive. That is what they require. They don't need, or they don't feel the need of any materialistic, thing. So what do? They design it. That is the thing. So it is quite interesting regarding this
this on Zoom. So apart from that, I like to skip directly to the religion. Even within the religion also, it is very, very important to know because the Riyang, they doesn't have any particular god, goddesses, or what we said regarding the, like Hinduism or Buddhism, or like the Chakmas or the Mok in Tripura, they used to profess the Buddhism. But the Riyang, I should say, they are the nature worshipper, or what do you call it, the animism. So they used to worship all the nature, the river, or whatever is of use to them. And also, of course, they used to have belief in spirit. They used to have belief in, all the divine thing. And of course, you have got the priest, we call it Oksai. And so you've got the medicine man, Boida. And these two are the one, who used to pacify or anything if there is any problem within the villages. So apart from that, just like listening yesterday, the role of women in the society, even within the Riyang, I should say, like we are patrilineal, no doubt about that. But then from dawn till dusk, all the work, even marketing, even in the Zoom cultivation, you can just see the pics at that time. Two women, they were just plucking some of the product. All the work used to be done by the lady, in fact. So I feel like it became quite wrong that it is a patrilineal. It should be, in fact, matrilineal, something. But that is a different part. I'm just giving it just like a joke. So women position is very, very important in the Riyang society. And lastly, I like to say, the concept of change and development, it happened. And this happened basically after 1975, or I should say 1986. Why? Because 1975, the Riyang are being categorized as the PBTZ. Now there's an interesting thing why the Riyang are being categorized as the PBTZ of Tripura. Very interesting. Because I learned from one of the MP who already expired. He told me that, they were, because he's an MP representing one of the political party from Tripura. Now there is a suggestion, to make one any tribe from Tripura at PBTZ. So when they went and, look over Tripura, particular tribe, they found out that the Riyang, wearing necklaces and staying in the hill areas, they thought that they are the most primitive. Looking at the remoteness where they were residing, because the Riyang like to reside in the hilly area, in the remote area. Why? Because they want to depend only on the rich resources of the hill or forest, because they are depending on the Zoom cultivation. So based on that, wearing necklaces and all the primitive things of clothes, so they thought that, okay, the Riyang should be categorized. But the thing is that, luckily, 1986, apart from ST, through the PBTZ scheme, lots of developmental work has been going on. Now regarding this PBTZ, there are three, there are 8 districts, of course. Out of 8 districts, 6 districts are more or less composed of the Riyang who reside. And through this PBTZ, of course, lots of developmental work is going on. And recently also through the PM Janaman, the Riyang are getting lots of other facilities. But regarding these things, it will be a different topic. If I go, it will go on. So I'll just stop here. Anyway, I'll just show you some of the clips. This is the religion of the Riyang, because there is no any particular, deities which they used to worship, but just they're being represented, and it is the belief in the nature that this type of worship used to be performed. And even during the dread ritual, the last rite used to be, there was a small type of raft, bamboo raft, very small raft. Here all the things of the departed soul, of the departed person used to be put, and then used to be send it to the river or a rivulet. And right side is just a picture of a ritual, one of the ritual. Now this is regarding the status which I was telling. Now it is very common, even till date, the elder women used to wear all this ornament. And this is the concept of change which I was just telling you, because as a PBTZ, regarding the criteria, 3 criteria, that the Riyang are being categorized. Although from 2001, there are around 188,000, but right now, because 2021, the census has not been undertaken, it was not there, so I cannot give the exact government figure, but there are more or less at present around 3 lakh or something, based on 2019 in one of the NGO survey. So
anyway, they got all these facilities and work is going on to uplift. So this is my brief account of the Riang history, who are one of the particular vulnerable tribal group of Tripura. Thank you, all of you. मैं त्रिपुरा की जमातिया समुदाय से आती हूँ। त्रिपुरा का इतिहास रणेंद्र सर ने ब्रीफ में आपको बता दिया और त्रिपुरा की जनजातियों का परिचय भी लिंकन सर ने रख दिया। और मैं अब डायरेक्ट अपने विषय पर आती हूँ। और जमातिया जनजाति की समाज व्यवस्था, मुझे लगता है कि इस झारखंड की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी कुछ एक दो समुदायों में भी मेरे समुदाय की जो बातें हैं मुझे मिलेगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पूर्वोत्तर के बोडो समुदाय में मेरे समुदाय की कुछ बातें मिलती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ की पहाड़ियों के गांवों में भी कुछ ऐसे समुदाय जरूर बसते होंगे जो मेरे समुदाय में मिलती है बातें। और इस समुदाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुदाय जब भी कोई अच्छा कार्य करता है या अच्छा कार्यक्रम करता है, वह पूजा भी हो सकती है, वह कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, उसमें वे अपने एक जातीय गीत के माध्यम से बात को शुरू करते हैं या कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और इस जमातिया के जो लोक देवता है वह बाबा गौरिया है और उन्हीं बाबा गौरिया को समर्पित गीत के माध्यम से ही हम हर बात शुरू करते हैं। इसलिए मैं उसी गीत से अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगी। पहले मैं अपनी भाषा में एक पैराग्राफ बता देती हूँ और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देती हूँ। जोतनी सिकांग बाबा गोरिया जोतन नोनो चंग पाल खुलू जाओ चंग रंग्यानो रंगरोय रोदी चंग सियानो सिरोदी नंसी नीनी बादे केब करे। सबसे पहले हे बाबा गोरिया, हम सब मिलकर आपको प्रणाम करते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान दो, हमें कुछ भी पता नहीं है, आप हमको राह दिखाओ। हर कार्य हम इसी गीत के माध्यम से करते हैं। अब मैं जमातिया समाज पर अपनी बात रखने जा रही हूँ और जमातिया समाज व्यवस्था को समझने के लिए मैं हर बार मेरी जो छोटी सी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं हमेशा इस बात को सबके सामने रखती हूँ जब भी मुझे मंच मिलता है कि इस जमातिया समुदाय को, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार इस समुदाय की जनसंख्या 83,000 और अब जाकर हो सकता है 1,10,15,000। ये बहुत छोटा सा समुदाय है जिसकी जनसंख्या भी बहुत कम है। फिर भी इस जनजाति में एक समाज व्यवस्था है। इस जनजाति को बहुत ज़्यादा क्या है दुनिया के बारे में नहीं पता है, राजनीति के बारे में तो अब जाकर पिछले 2 दशक से लोग सक्रिय हुए हैं, लेकिन इससे पूर्व इसे राजनीति की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी इस समाज में 3 टायर पंचायत सिस्टम लागू है और यह हम जमातिया वाले हक के साथ कहते हैं 434 ईयर्स से हम यह जाति व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं। पूरे जमातिया समुदाय को हम होदा कहते हैं, जिसका हेड होदा ओकरा कहलाता है। उसके बाद 20-25 गांवों का और एक स्तर होता है समाज का, उसे हम मोयाल कहते हैं। उसके हेड को हम पांचाई कहते हैं और सबसे छोटा स्तर जिसे हम लोग गांव भी कहते हैं, हमारे शब्दों में उसे लुकू कहते हैं, लुकू चौधरी। इस जमातिया समाज व्यवस्था की यह खासियत यह है कि लुकू चौधरी
हर बात हम चौधरी के पास रखते हैं और चौधरी सुलझा न सके बात को तो हम मोयाल तक पहुंचाते हैं पांचाई के यहाँ, और मोयाल न सुलझा सके तो उसे ओकरा सुलझाते हैं। इसे समाज में 2 होदा ओकरा है, एक प्लेन एरिया में रहने वाले जमातियाओं के लिए, दूसरा हिली एरिया में रहने वाले जमातियाओं के लिए। इसलिए हम सका ओकरा, खामा ओकरा, खामा का मतलब निचले समतल एरिया में रहने वाले जमातिया के लिए। इस समुदाय में 18 मोयाल है और 18 मोयाल के 36 पांचाई है, यानी हर मोयाल में 2-2 पांचाई है। चौधरी एक ही होते हैं। और इस जाति व्यवस्था की एक बहुत अच्छी खासियत यह है, और अब सरकार भी इस बात को मान्यता देती है कि यह पांचाई, चौधरी नहीं, पांचाई और होदा ओकरा को बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार है, और ये अपने केवल जमातिया वालों के लिए ही इशू करते हैं, जो त्रिपुरा सरकार में मान्य है। यह इस छोटे से समुदाय की बहुत बड़ी खासियत है कि लोग हजारों साल संघर्ष करते हैं, हमने भी किए होंगे, तब जाकर यह पहचान हमको मिली है। अब ये जमातिया शब्द कहाँ से आया और यह त्रिपुरा में इसकी क्या भूमिका रही, इस पर लोगों का यह मानना है कि ये जमातिया जो है जमात शब्द से आया है, और पूर्व में जैसा कि लिंकन भाई भी अपनी बात में रख चुके हैं कि 184 राजाओं का शासन रहा है, और उन 184 राजाओं के सिपाही रहे हैं जमातिया। शायद यही कारण है कि इस समुदाय में अनुशासन बहुत ही ज्यादा है। हमें दूसरों की बात नहीं पता, लेकिन चौधरी ने कहा, पांचाई ने कहा, ओकरा ने कहा, तो दुनिया का कोई भी आदमी आकर दूसरा नोटिफिकेशन देते रहे, हम उस पर नहीं चलते हैं। हमको तो ओकरा ने कहा है, हमको तो पांचाई ने कहा है। इस धरती पर बाबा गोरिया के अलावा जिन्हें हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो है ओकरा, तीसरा जिन्हें हम मानते हैं वो है पांचाई, चौथा जिन्हें हम मानते हैं वो है चौधरी। इनके बाद बाकी दुनिया के जितने लोग हैं, हम लोग भी अलग अलग छतरियों के नीचे रहते हैं और अपनी बात रखते हैं, पर प्रमुखता, प्राथमिकता ओकरा, पांचाई और चौधरी हैं। तो वर्तमान में जमातिया के गांव या लुकु जिसे हम लोग कहते हैं 329 है। ये संख्या कम और ज्यादा हो सकते हैं। एक्चुअली 2 मोयाल के बीच में झगड़ा है, तो एक मोयाल की सारी रिपोर्ट कभी कभी स्पष्ट रूप से नहीं आती है। दूसरी बात मैं यह भी कह देना चाहती हूं कि ये 329 जो लुकु है और 1,15,000 की जो संख्या है, इसमें हम केवल इंडिजिनस जमातिया को ही काउंट करते हैं, बाकी का हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं, वे इस संख्या में नहीं आते हैं। इसलिए एज ए शोधार्थी जो मैंने निकाला है कि जमातिया की संख्या जो है वर्तमान में 1,35,000 तो है, लेकिन अगर आप होदा ओकरा या पांचाई से पूछेंगे तो वो कहेंगे हम 1,15,000 है, पर हम एक्चुअली वास्तव में 1,35,000 हैं। अब इस समाज व्यवस्था की नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरी जो सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह जमातिया जो है त्रिपुरा की 19 जातियों में अपनी समाज व्यवस्था, अपनी मान्यताओं, अपनी धार्मिक विश्वासों के कारण विशेष पहचान यह समुदाय रखता है। समाज व्यवस्था में सबसे ऊपर ओकरा, पूजा व्यवस्था में भी सबसे ऊपर हम ओकरा को ही मानते हैं, 2 ओकरा, और दोनों ओकरा के नीचे खेरफांग। पूजा व्यवस्था में खेरफांग हम उन्हें कहते हैं क्योंकि यह समुदाय जो है बाबा गोरिया को मानते हैं, कुल देवता बाबा गोरिया है। 2 बाबा गोरिया है, इसलिए हम लोग 2 खेरफांग भी यहाँ 2 है। शायद हम 2 बाबा गोरिया की पूजा करते हैं और दोनों बाबा गोरिया की पूजा एक ही साथ एक ही दिन में अलग अलग गांवों में की जाती है।
और दोनों पूजा पर नियंत्रण रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शायद इसीलिए हमने 2 ओकरा चुने, 2 पांचाई चुने, 2 खेरफांग चुने। मीन्स एक पांचाई अगर ऊपर वाले जमातिया जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर एक ओकरा नियुक्त रहेंगे, तो दूसरा ओकरा जो है निचले स्तर के जमातिया जहाँ पर पूजा अर्चना होनी है या समाज व्यवस्था को सामान्य तौर पर स्मूथ रूप से चलाने के लिए। तो ओकरा के नीचे खेरफांग, उसके बाद औचाई, औचाई का मतलब पुजारी, उसके बाद मताई बालनाई। हम लोग जो है अपने भगवान को अपने कंधे पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक गांव से दूसरे गांव या पूजा मंडप से, जहां पर भगवान को का हम लोग क्या कहते हैं, एक फ्रेम जो देते हैं, वहां से लेकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे हम मुख्य मंडप में जब लाते हैं, उस समय जो उठाने वाले हैं कंधे पर, उसे हम लोग मुताई बालनाई कहते हैं। और दौरिया, ढोल बजाने वाला, बगला, बाबा गौरिया के सामान्य तौर पर जिन्हें हम असली भक्त कहते हैं, उन्हें हम बगला कहते हैं। इन्हें आप गृहस्थ साधु भी कह सकते हैं। ये सामान्य तौर पर बाबा गौरिया के भक्त, सखा, सखी और पुजारी और बॉडीगार्ड आदि भी माने जाते हैं। और बगला के भी हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया कर रखे हैं: बगला महंत, बगला राजा, बगला चौधरी। अब बगला जो है इस समुदाय में 2 बाबा गौरिया, एक बियागनांग, एक हम लोग कहते हैं बाहू वाले, और दूसरा 1000 बाहू वाले बाबा गौरिया। बाहू वाले बाबा गौरिया के 90 बगला हैं। उन 90 बगलाओं को अनुशासन में रखने के लिए हम लोग दोनों तरफ 2 बगला महंत, एक बियाकरी की तरफ, दूसरा बियागनांग की तरफ, और उसके बाद दोनों के चौधरी भी होते हैं और दोनों के राजा भी होते हैं। ये सभी मिलकर हम बाबा गौरिया की पूजा करते हैं। और यह एक ऐसा समुदाय है, और मुझे भी कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि यह क्यों और कब से इन सब पद्धतियों को मानते हैं और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहे हैं। जमातिया समुदाय का व्यक्ति वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, विशु या बाबा गौरिया की पूजा का दिन आते ही वे जहां तहां से भी दौड़कर इस पूजा में शामिल होने के लिए चले आते हैं। और इस पूजा को हम लोग चैत्र अंतिम दिन से लेकर छठे दिन तक मनाते हैं। और त्रिपुरा में जिसे लोग गौरिया पूजा कहते हैं, वो दिन हमारे लिए विसर्जन का होता है। इसे हम लोग 7 दिन, इस बाबा गौरिया की पूजा हम लोग 7 दिन करते हैं। ये बियाकरी बाबा गौरिया के हैं। बियाकरी बाबा गौरिया मतलब बाहू वाले केवल 2 हाथ होते हैं, और दूसरे बाबा गौरिया के हम लोग 3 हाथ बनाते हैं। दाएं बाएं 3-3 6 हाथ हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट, ये बाबा गौरिया का आसन है, और उस पर रखा हुआ जो ऋषा है, ये जमातिया कम्युनिटी का सबसे पवित्र ऋषा माना जाता है। इस ऋषा को हम पूजा के समय और विवाह के समय स्त्री प्रयोग करते, 2 ही समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये बाबा गौरिया का नगाड़ा माना जाता है। जैसे कि यहाँ भी हमने उद्घाटन के सत्र में हमने नगाड़ा बजाकर शुभ कार्य का आरंभ किया था, संगोष्ठी का आरंभ किया था। ये नगाड़ा 12 मार्च को जमातिया समुदाय की ओर से साल की पहली पूजा की जाती है। महादेव बाड़ी, महादेव मंदिर और त्रिपुरेश्वरी माता
मंदिर की पूजा की जाती है। यह साल की पहली पूजा मानी जाती है। उस दिन यह नगाड़ा हम लोग खेरफांग के घर के ऊपर और एक मचान बनाकर उस पर हम लोग पूजा सामग्री रखते हैं। उस मचान से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उयार, वर्तमान में हम लोग सीलिंग भी कह देते हैं, उयार के ऊपर रखते हैं। पहली बार उसी दिन इस नगाड़े को उतारा जाता है और बजाया जाता है, और तब से लेकर हम 21 अप्रैल तक इसे बजाना हमारे लिए अनिवार्य है। और इसकी थाप पर, इसकी साउंड पर या ध्वनि पर भी मुझे लगता है शोध कार्य किया जा सकता है, क्योंकि कब रुक जाना है, कब चल पड़ना है, इसी थाप के साथ हम लोग चलते हैं। मीन्स हर जमातिया को इसकी जानकारी है। लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन हमें पता है कि अगर ये एक थाप हुई तो हमें क्या करना है, 2 थाप हुई क्या करना है, हमें ये पता है, क्योंकि यह हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो ये दरिया है, और दरिया जिनको हम चुनते हैं उसका हम वंश नहीं देखते हैं। जो बाबा गौरिया के शुद्ध भक्त हैं उन्हें ही हम लोग दरिया के रूप में चुनते हैं, और दरिया की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति भी सात्विकता का और शुद्धता का आचरण रखते हैं। इस समाज की एक खासियत यह है कि जिसे हम लोग को ओकरा, पांचाई, चौधरी, खेरफांग, दौरिया, बोगला और मुताई बालनाई आदि कह रहे हैं, वही व्यक्ति चुने जाते हैं जिसका दाम्पत्य जीवन सफल हो, जिन्होंने 14 देवता को साक्षी मानकर विवाह किया हो। अब इस दृष्टि से हम कहेंगे तो प्रेम विवाह की मान्यता इस समाज में नहीं है। यह भी आदिवासी समाज है, पर इस समाज में प्रेम विवाह की मान्यता नहीं है। अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसे हम ये सारी जिम्मेदारियां नहीं देते हैं। वे समाज का हिस्सा तो बन सकते हैं, पर ये जिम्मेदारियां उन्हें नहीं दी जाती है। विवाह का सामाजिक मान्यता मिलना अति अनिवार्य माना जाता है, और इसके लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। लोगों को प्रायः लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जमातिया समाज जो है अपने आप में सीसी कैमरा है, उससे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, पर असामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं। कब कैसे आप पकड़े जाएंगे यह आपको पता नहीं चलेगा। इसका हिसाब किताब 21 अप्रैल के बाद ही होगा। लेकिन जैसे 14 मार्च को पूजा हमने शुरू कर दी, महादेव बाड़े की पूजा की, त्रिपुरेश्वरी मंदिर की पूजा की। दूसरे दिन हमने त्रिपुरा के 3 प्रमुख नदियों की पूजा की, गोमती नदी, खुआई नदी, बुरीमा नदी की पूजा की, 3 पहाड़ों की पूजा की, 18 मुरा, बरमुरा, लंगतराई की पूजा की, वन पूजा की। अब हम नेक्स्ट जो है ग्रामीण का शुद्धिकरण करेंगे, और ग्रामीण शुद्धिकरण के बाद प्रायः बाहरी व्यक्तियों का, जहां पर केर कथार किए गए गांव है, उसमें प्रवेश प्रायः निषेध है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम यह मानते हैं कि बाहर का व्यक्ति जो प्रवेश करेंगे वो अशुद्ध है। उसकी शुद्धता के बाद ही ग्रामीण में प्रवेश आपको मिल सकती है। ये जिसको हम लोग खौंग कहते हैं, वो हम खौंग अब हम गाड़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये बाबा गौरिया का मुखौटा है, ये सोने का है। दोनों बाबा गौरिया का एक ही चेहरा है, एक ही स्वरूप है। नेक्स्ट, और ये 2 बाबा गौरिया, बियाकरी और बियागनांग। इसकी एक खासियत यह है कि 12 साल में एक बार हम दोनों भाइयों का मिलाप कराते हैं, और इस मिलाप को देखने के लिए हर जमातिया जो है 12 साल से इंतजार करते हैं। जिनका छूट गया वो अब नेक्स्ट 12 साल इंतजार करेंगे, और इसकी तैयारी भी वे करेंगे। हर एक जमातिया की यह मान्यता है या यह उम्मीद रहती है कि अगर इस बार छूट जाए तो अगले 12 साल के बाद हम दोनों बाबा गौरियाओं का दर्शन एक साथ करेंगे। और हम यह मानते हैं
कि अगर जीवन में कुछ भी कमियां रह जाए या जीवन में जो अभाव रह जाए, दोनों बाबाओं का अगर एक साथ हम दर्शन कर लेते हैं तो वो कमियां, वो अभाव या वे परेशानियां सब दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, बाबा गौरिया बिया गनांग के हम लोग ग्राम परिक्रमा कराते हैं। इस बार हम 150 जैसे गांव की परिक्रमा करवाएंगे। एक बाबा गौरिया वे अपने स्थान पर ही रहते हैं, खेरफांग के घर में। इस बार क्या कहते हैं, पित्रा दक्षिण त्रिपुरा जिला में एक बाबा गौरिया है और एक गोमती में है। तो गोमती में जिस बाबा गौरिया की पूजा होगी उसकी ग्राम परिक्रमा कराए जाएंगे और ग्राम परिक्रमा हम लोग 7 दिन करते हैं। 14 अप्रैल को पूजा, 15 अप्रैल को ग्राम परिक्रमा के लिए हम लोग निकलते हैं और इसमें हजारों की संख्या में हम लोग शामिल होते हैं और नंगे पांव हम लोग ग्राम परिक्रमा करते हैं, जिसमें होदा ओकरा का होना बहुत जरूरी माना जाता है। दूसरी बात, हम यह भी मानते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव इस समुदाय पर पड़ा है, क्योंकि बड़े भाई जो ग्राम परिक्रमा नहीं करते हैं वे मर्यादा में रहते हैं और उसके जितने भी पुजारी हैं वे सब के सब अति मर्यादा में रहते हैं। इसके सारे भक्त भी बड़े मर्यादा में रहते हैं, वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और इसलिए हम सब बचते हैं कि नहीं, हम अगर मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हैं तो उस तरफ हम लोग प्रायः नहीं जाते हैं। और छोटे बाबा गौरिया कहते हैं कि वे लीलाएं करते हैं और गलतियां हो जाए तो वो बाबा हमें माफ कर देते हैं, कि धरती पर ईश्वर जो है मनुष्य रूप में आते हैं और मनुष्य के साथ रहकर, मनुष्यों के बीच रहकर उनका सुख दुख जानने के लिए आते हैं और अगर मनुष्यों से गलती हो जाए तो वे माफ कर देते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे बाबा गौरिया की पूजा में या इसकी ग्राम परिक्रमा में कोई छोटी बड़ी गलतियां हो जाए तो माफी हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। मैं कह चुकी हूँ, इसके 21 अप्रैल के बाद ही इसका न्याय हमें मिलेगा। अगर किसी ने किसी गांव में किसी जगह पर कोई बड़ी गलती कर दी, बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा प्रायः होता है कि अन्य समुदाय के लोग आते हैं और इस समुदाय को नहीं समझ पाने के कारण उनको लगता है कि यह समाज जो है बहुत क्या है, खुला समाज है। पर मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि त्रिपुरा में सबसे कंजर्वेटिव समुदाय, जिसको लोग क्या कहते हैं, जमातिया इसी बात से पहचाने जाते हैं कि यह जिद्दी भी हैं, अकड़ू भी हैं और बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हैं, जहाँ गलती होने पर माफी मिलने की माफी मिलना थोड़ा सा वो है। सारे आदमी जहां भी जिस व्यक्ति ने भी गलती की उसे कब कहां से उठा लेंगे हमें भी नहीं पता और कहां रख दिए जाएंगे यह भी हमें नहीं पता। गार्जियन, पेरेंट्स, जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं परेशान होकर खोजते रहते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारी बेटी को, हमारे बेटे को कहाँ रखा गया। खुदा ओकरा केवल कहते हैं 21 अप्रैल के बाद आकर मिलना, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन को नहीं मानते हैं। हम सीधा सीधा हमने उनको नोटिस दे दिया है त्रिपुरेश्वरी माता की पूजा से पहले कि अब हमारी पूजा शुरू हो गई है। मीन्स अगर हमारे इलाके में आकर किसी ने गड़बड़ी की तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं और कृपया आप इसमें इंटरफेयर ना करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक समय बड़े कठोर हुआ करता था यह समाज, अब इतना कठोर भी नहीं है क्योंकि इस समुदाय के व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए हैं, इसलिए अब उतना भी नहीं है। लेकिन हाँ, गलती सामने वाले से ना हो जाए इसलिए हम लोग यह बात हमेशा कहते हैं। क्योंकि नेक्स्ट ये इस बाबा गौरिया की और एक खासियत यह है कि हम लोग हर 3 साल
या 5 साल, जिसको हम लोग बेजोड़ वर्ष कहते हैं। मीन्स जोड़ नहीं होना है, या तो 3 साल या तो 5 साल। अगर 5 साल में भी शिफ्टिंग नहीं हो पाया तो 7 इयर्स, ये हम लोग मानते हैं। और एक लोग के इसके हिसाब से हम इसको, इस प्रक्रिया को जो 3 साल या 5 साल या 7 साल के बाद हम लोग करते हैं, बाबा गौरिया की शिफ्टिंग कराते हैं। जो हिली एरिया में है उसे हम लोग नीचे लाते हैं, और जो निचला क्षेत्र में है उसे हम लोग हिली एरिया में ले जाते हैं। इसे हम लोग चामरुई थांगमा कहते हैं। बाबा गौरिया जो है अब घर जामाई बनकर, निचला वाला बाबा गौरिया अब ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे और ऊपरी बाबा गौरिया अब नीचे आएंगे। और ये बहुत हजारों की संख्या में हम पूरी सिक्योरिटी के साथ, ये हम पुलिस को नहीं बुलाते, हम तो केवल इन्फॉर्म करते हैं यह पूजा, हमारा पूजा का दिन है। बाकी वे आ जाते हैं, हम केवल उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट, ये एक मज़ेदार बात जो मीन्स कल जोरम आनिया मैडम भी बता रहे थे कि उनके समाज में और प्रायः सभी जनजातीय समुदाय में पीने और पिलाने की परंपरा है। और कृपया मैं भी यह कहना चाहूँगी, शराब और अपो और चौक चुब्बार में बहुत अंतर है। यह हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसका अन्य अर्थ ना लें, इसका अन्य मतलब ना निकालें। बाबा गौरिया की पूजा से ठीक 7 दिन पहले हम खैरफांग के आंगन में सबसे पहले भूमि पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग चूल्हा बनाते हैं। ये गौरिया औचाई है जो अग्नि देवता की पूजा कर रहे हैं। और यह अग्नि जो है हम माचिस या लाइटर से नहीं जलाते हैं, 2 बांसों को रेगड़ कर हम अग्नि उत्पन्न करते हैं। यह बहुत पवित्र अग्नि माना जाता है। और यह अग्नि 21 अप्रैल तक हम लोग जलाते रहते हैं। उसी अग्नि से हम लोग चुब्बार बनाते हैं। बाबा गौरिया के लिए जो देशी चौक बनाया जाता है उसे हम लोग सामान्य तौर पर हम उसे चौक कहते हैं, और पूजा के लिए बनाए जाने वाले चौक को हम लोग चुब्बार कहते हैं। नेक्स्ट, उसको चावल को बॉयल करके झूम खेत से लाए गए चावल को, और इस चावल में किसी एक परिवार से लाया गया चावल से हम लोग नहीं बनाते हैं। प्रत्येक परिवार का व्यक्ति जिसकी भी आस्था इस ईश्वर में है, भगवान में है, अपने घर से एक मुट्ठी चावल ले जाकर उस चुब्बार के चावल में डाल देते हैं। यह समुदाय का चावल है, किसी एक व्यक्ति का या परिवार का चावल नहीं है। इसलिए यह पूजा भी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, समुदाय की पूजा है। उससे हम लोग ये बनाते हैं। एक तो आपने वो प्रथम स्टेप देखा है, ये दूसरा स्टेप है, और अंतिम स्टेप ये है। और यहाँ से जो निकाले जाते हैं चुब्बार, उसे हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं। यही प्रसाद है, और यही चुब्बार जो है हर चौक में मिला दिया जाता है। और ये जो हांडी है, यह भी जहाँ जहाँ ग्राम परिक्रमा के समय बाबा गौरिया जिस भी गांव में जाएंगे, जिस भी घर में जाएंगे, गांव में नहीं जाते। गांव जाने का मतलब है प्रत्येक घरों में बाबा जाते हैं, कोई भी घर छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए हम बाबा का दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जाते हैं या कहीं और नहीं जाते हैं। हम इंतजार करते हैं कि बाबा हमारे घर आएंगे, और हम अपने ही घर में इसका इंतजार करते हैं। मुख्य पूजा में वे लोग ज़्यादा शामिल होते हैं जिन गांवों में इस वर्ष बाबा गौरिया नहीं जाएंगे। उस गांव के सारे लोग उस पूजा में ज़्यादा शामिल होते हैं। बाकी जिन गांवों में बाबा जाएंगे, जिन परिवारों में जाएंगे, वे अपने ही घर में रहकर पूजा की तैयारी करते हैं। इस हांडी को भी 7 दिन परिक्रमा के समय हम लोग साथ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, ये बोगला महंत और दूसरा है बोगला राजा। मैं बोगला राजा की एक बात कहना चाहूँगी। बोगला महंतों का मीन्स उसके पहनावे से ही आपको मालूम है। और बोगला महंतों के लिए वो जो नीचे पाँव में उसको
हम लोग तो कुछ और कहते हैं, हिंदी वाले कुछ और कहते हैं। ये जो पाँव का जो मुख्य अंगूठा है, उसके जो नेक्स्ट उंगली है, उसे जमीन से छुआना मना है, इसलिए वे यह पहनकर रहते हैं। जब तक पूजा चलेगी या जब तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी, वे उसको जमीन से नहीं छुआते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि यह बॉडी संपूर्ण मीन्स नीचे से लेकर सिर तक वहाँ से जुड़ी हुई जो क्या है, नर्व है, शिरा है, वो मीन्स साधना की एक प्रक्रिया है यह भी। और दूसरा ये जो बांसुरी बजा रहे हैं, इस समुदाय में बोगलाओं की खास पहचान है और खास सम्मान दिया जाता है। वे हमारे लिए ईश्वर के बराबर है। बाबा गौरिया की पूजा ओकरा के बिना संभव नहीं है। पांचाई चौधरी जिस भी एरिया के होंगे, जिस इसमें होंगे, खेरफांग के बिना संभव नहीं है। मोताई बालनाई के बिना संभव नहीं है। औचाई के बिना संभव नहीं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोगला जब तक आकर बांसुरी नहीं बजाएंगे, पूजा आरंभ नहीं होगा। जब तक बोगला आकर दोबारा बांसुरी नहीं बजाएंगे, पूजा खत्म नहीं की जाएगी। दूसरी बात, हर गांव में जब गांव के हर परिवार में जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा के बाद बोगलाओं का ग्रुप आता है उस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। घर के सारे व्यक्ति, माता पिता, उनके संतानें सब बोगलाओं के सामने आते हैं और बोगलाओं से आशीर्वाद मांगते हैं और बोगला जो है वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के बदले में परिवार वाले केवल थोड़ा सा चावल और 100-200 रुपये देते हैं, लेकिन यह बोगलाओं को नहीं जाता है। जमातिया होदा का जो अकाउंट है उसमें जमा किया जाता है, क्योंकि बोगलाओं के पीछे भी और एक अकाउंटर, कोषाध्यक्ष, हर ग्रुप के साथ एक कोषाध्यक्ष रहेगा। कहाँ कहाँ से बोगलाओं ने क्या क्या ग्रहण किया वे ले जाते हैं और होदा का जो भी एक चावल रखने के लिए होता है, पैसा रखने के लिए होता है, वहाँ उसका हिसाब किताब रखा जाता है। नेक्स्ट, हमने अभी बताया कि त्रिपुरेश्वरी माता की पूजा के बाद हम लोग नदी पूजा करते हैं और ये इस वर्ष का जो अभी 13 मार्च को पूजा, गोमती पूजा की गई थी। नदी किनारे नदी के थोड़े से बीच में पानी में जाकर हम लोग बांगचाई बनाते हैं और इसके किनारे हम लोग पूजा करते हैं और यह प्रतीक है कि हम माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं। केवल प्रोनाउंसिएशन अलग है, हम लोग माँ गंगा बोलते हैं, गंगा न बोलकर गंगा बोलते हैं, ये प्रतीक है। इसके अलावा हम लोग और 2 नदियों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, ये पूजा से एक दिन पहले 14 तारीख को हर वर्ष 14 अप्रैल को गौरिया बाबा की पूजा की जाती है और 13 तारीख अप्रैल की सुबह बाबा गौरिया की पूजा से संबंधित जितनी भी सामग्री खेरफांग के घर में रखे जाते हैं हर साल पूजा के बाद, उन्हें हम लोग उयार से निकालकर नदी घाट पर ले जाते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और नदी घाट पर भी और एक बांगचाई बनाते हैं, वहां पर हम लोग रखते हैं। हर श्रद्धालु 7 दिन जाकर इन पूजा सामग्रियों को छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे 2 ओकरा है, दाएं और बाएं 2 ओकरा है और बीच में खेरफांग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, इस पूजा की सबसे बड़ी खासियत, इस समुदाय की खासियत भी कह सकते हैं कि हम प्रसाद के रूप में एक चुब्बार और एक मांस का ग्रहण करते हैं। होदा की ओर से, मोयाल की ओर से, लुकू की ओर से हम लोग भैंस की बलि देते हैं। बकरे और बतख और कबूतरों की भी हम लोग
पूजा करते हैं। प्रायः लोग मजाक में कहते हैं कि गौरिया पूजा शुरू होते ही जमातिया इलाकों से बकरे और बकरियां गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम मुख्य पूजा के दिन कम से कम बलि की संख्या पहुंचेगी 3000-4000। उसके बाद जैसे ही बाबा गौरिया गांव परिक्रमा जाएंगे, हर गांव में 200 से 300 हर दिन, ये कम संख्या मैं बता रही हूं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा गौरिया की पूजा में शामिल होने वाले लोग और गांव में जो परिक्रमा के लिए बाबा के साथ चलने वाले भक्त जनों की भोजन की व्यवस्था इन्हीं प्रसादों से की जाती है। हाँ, जो नहीं खाते हैं उनके लिए हम लोग अलग व्यवस्था करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे बगला कई सारे सवारी जो है 7 दिन फास्टिंग भी रखते हैं और माता बारी की पूजा के दिन से 21 अप्रैल तक भी फास्टिंग रखते हैं। उनकी भी अलग व्यवस्था की जाती है, फलों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाकी मुख्य पूजा में जो भी व्यक्ति किसी भी समुदाय से, अपने समुदाय से तो लोग जाएंगे ही, दूसरे समुदाय के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। पूर्व में मीडिया बहुत एक्टिव नहीं थी, इसलिए यह समुदाय किस तरह से पूजा करती है, उनकी क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी लोगों को कम थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से मीडिया ने हमारा बहुत प्रचार किया, इस पूजा का बड़ा प्रचार किया, इसलिए लोग जो है अब इस पूजा में शामिल होने के लिए जाते हैं। उनके लिए भी हम लोग फ्री ऑफ कोर्स में 7 दिन पंडाल खोलकर रखते हैं। इसलिए पूजा में बलि चढ़ाए गए जानवरों का मांस हम लोग प्रसाद के रूप में उन्हें खिलाते हैं। दूसरी इस समुदाय की खासियत यह है कि यह समुदाय 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो बाबा गौरिया को मानते हैं, उन्हीं के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में बाबा गौरिया किसी भी रूप में घर में आ सकते हैं आशीर्वाद देने के लिए या फिर हमारा हालचाल जानने के लिए। इसलिए घर का दरवाजा बंद करना, खिड़कियां बंद करना, खिड़कियों और दरवाजों में पर्दे लगाना मना है। कोई भी व्यक्ति जमातिया होदा ओकरा की ओर से, पांचाई की ओर से यही निर्देश आता है कि कोई भी व्यक्ति घर का दरवाजा बंद नहीं करेगा, खिड़कियां भी बंद नहीं करेंगे, किचन आपका खुला रहेगा। यानी हो सकता है कोई व्यक्ति परिक्रमा में, पूजा में शामिल होने आए हैं, लेकिन वे अस्वस्थ हो गए हैं, परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, वे किसी भी घर में रुक सकते हैं। उसके खाने की व्यवस्था, घर का हर एक व्यक्ति खाना बनाकर छोड़ जाता है, फिर पूजा में शामिल होता है। कोई भी व्यक्ति पीछे से आकर खा सकता है, उसकी केवल जिम्मेदारी यह है या तो वो खुद बनाकर खाए या फिर बना हुआ खाना को खाए और धोकर उसे पहले की तरह रख कर जाए। यह समुदाय इस बात पर विश्वास करता है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। वे पक्षी के रूप में आ सकते हैं, जानवर के रूप में आ सकते हैं, मनुष्य का रूप धरकर भी आ सकता है या अपदेवता बनकर भी आ सकते हैं, लेकिन इन 7 दिनों में उसका स्वागत है। हाँ, कल एक बात आई थी कि किसी ने पीछे से, जब जोरम आनिया मैडम अपनी बात रख रही थी तो एक सवाल आया था कि ये क्या कहते हैं, बलि प्रथा आप लोगों के लिए कितना लॉजिक है। मैं मैडम की बातों का सूत्र पकड़कर ही अपनी बात कहना चाहूंगी कि समुदाय में जब शिक्षितों की संख्या बढ़ जाती है, एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो संस्कृति का, परंपरा का संक्रमण होता है। मैं आज जमातिया समुदाय की बात आपके सामने रख रही हूं और मैं जमातिया समुदाय से ही हूं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस समुदाय की परंपरा का निर्वाह मैं उतनी शिद्दत के साथ नहीं कर पाती हूं और ये मेरे लिए करना संभव भी नहीं है। लेकिन जो 329 गांवों में निवास कर रहे हैं
जो मुझसे या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर पूरी तरह से अशिक्षित है, वे इन मूल्यों को जीते हैं। वे इन मूल्यों को, इन संस्कृतियों का असली संवाहक वे ही हैं। हाँ, मैं यह भी मानती हूँ जैसे जैसे वे शिक्षित होंगे कुछ बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन कुछ चीजें गायब भी हो सकती है। जो सुंदर चीजें हैं वे गायब भी हो सकती हैं, क्योंकि आज हमारे समुदाय में भी बहुतों को ऐसा लगता है कि नहीं, बलि प्रथा के बारे में लोगों के सामने कहना अच्छी बात नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं, हमारी पूजा जो असली नियम रीति से होते हैं उन्हें दूसरों के सामने रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग नापसंद करते हैं। यही सब सोचते सोचते, यही सब करते करते इन समुदायों की अच्छी बातें दूसरों के सामने नहीं आ पाई है। तो अगर इन समुदायों के अच्छी बातों को हमें लोगों के सामने लाना है तो उनके साथ हमें थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन, अब हम लोग, मैंने तो आपको संख्या बता दी कि मुख्य पूजा में, ग्राम परिक्रमा में हम क्या करते हैं, कितने कितने जानवरों की बलि देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन आज भी वर्तमान में 4-5 हजार संख्या हमारे लिए नॉर्मल है, पर इसी को मैं कमी आई है बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस समुदाय ने स्कूल खोला है। इस समुदाय के 1,15,000 जनसंख्या वाले समुदाय ने 15 स्कूल खोल रखे हैं। अब हम जैसे पढ़े लिखे लोग, पहले तो हम यह मानते थे कि इस वर्ष की पूजा में हमें एक बकरा तो चढ़ानी ही चढ़ानी है, एक कबूतर तो छोड़ना ही छोड़ना है या चढ़ाना ही है। इसकी जगह पर पढ़े लिखे लोग जो है उतने अमाउंट का हम लोग स्कूल में दान करने लगे हैं। अब हम होदा वाले भी यह निवेदन करते हैं कि भैंसों की संख्या, क्योंकि भैंस हमारे यहाँ काफ़ी महंगा है, 50,000 60,000 में आता है, तो इतने को हम निरामिष भी खा सकते हैं, इसलिए हम उनकी संख्या घटाकर मुख्य पूजा में हम लोग खिलाते हैं, बाकी 6 दिन हम उसे नहीं खिलाते हैं। अब स्कूल खोलकर हम लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक जमातिया की एक जिम्मेदारी होती है कि वे साल में 960 रुपये जमातिया को जमा करें। गांव में 500 रुपया, मोयाल को 200 रुपया, होदा को 260 रुपीस। नौकरी करने वालों को साल में 1200 रुपया जमा करना होता है। यही हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मौका दिया, इसके लिए हमदर्द। खुलुमखा एंड जौहर। मैं एक गीत से शुरू करूंगा। तो पहले आज इस सत्र का जो प्रेसिडेंट है, मेरा दादा है, महादेव टप्पू जी। बहुत दिन का बाद उनसे फिर मिल मिलावट हुआ। डॉक्टर रणेंद्र, डायरेक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन, और आज का इस सत्र का संचालक प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मीना, और त्रिपुरा से आए हुए मेरा साथी, दोनों साथी, और सामने बैठे सज्जन मंडली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू TRI to invite me here and present this short account stating the journey of Kokborok through the valley of linguistic hegemony। तो ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता कि हेजिमोनी ये बहुत गंदी बात है, बट
इन रियलिटी वी आर फेसिंग इट। तो उसी को मैं यहाँ व्यक्त करने के लिए प्रयास करूंगा। कॉकपड़ोक जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज that has been recognized as one of the state language in the year 1979. लेकिन इतना साल हो गया फिर भी ये कॉकपड़ोक का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत दुख दर्द भरी बात है, तो वही मैं यहाँ साझा करूंगा। अगुन हुंगया हकमया अगुन हुंगना नंगना Chotole huk song ya warang sha kham ya chotor huk song na nang nai boy sang mai kaya mai bahan khaya boy sang mai kai na nang nai. So this is a folk song. And through this folk song, the elderly people, they transfer the message to the youngsters कि साल भर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। If the virgin jungle meant, इसका जो ट्रांसलेशन मैं करता हूँ, if the virgin jungle meant for hook is not chosen well ahead by the month of Agun, you will not get best of the lot left for you. And so, you have to pick up the land by the month of Agun. If slash and burn is not accomplished by Chaitar, bamboo twigs shall remain unburned. So, burn that by the month of Chaitar. Rice seeds, if not shown by Vaishak, good yield is not possible. That's why show the seed by the month of Vaishak. Through a general folk song known as Tangbiti, knowledge of forefathers on mastering of hook cultivation of Tripuri people is being shared and transferred from one generation to other, from the heyday of domestication of crops required for pushing forward the livelihood from time immemorial. But at present, with the advancement of technology in every sphere of work, vis-a-vis rapid globalization of economic system have posed a big threat to the weaker player of the system, that is the minorities and backward section of the human race, in keeping their lingo-cultural ethnicity whole and unaffected. Our recent study says that there might be almost 250,000 extinct languages now, which is a huge number spanning thousands of years. If you include some local dialects and languages which are not known to studies, this number may easily go double. Right now, there are between 6,000 and 7,000 spoken languages in the world, and many studies estimate that this will be reduced by 50% to 90% by 2100 or earlier. With the passage of time, numerous languages, particularly languages having less number of speech community, spoken by more remote or dispersed communities, are lost in shifts towards dominant languages. Factors
like direct oppression of stronger neighboring languages, dominating languages of transaction, and even promotion of the state-sponsored languages in the name of bringing uniformity in education system, teaching of more widely used languages to further community prospects or the migration of the young language speakers worsens the threat of extinction of tribal languages worldwide. Kokborok, the language of more than 14 lakhs of speakers of Tripuri people spread over Tripura, Assam, and Chittagong Hill Tract of Bangladesh, is listed as one of the vulnerable languages besides many tribal languages, concentration of which are mainly in central India and northeastern states of the country. According to Davi, founder director of the Bhasha Research and Publication Center, Vadodara, an Adivasi Academy at Tejgaon, Gujarat, may have lost 220 languages since 1961, and another 150 languages can disappear over the next 50 years. Most of dying languages are from indigenous tribal groups spread across the country. A few of them would be the languages spoken by the nomadic people in Maharashtra, Karnataka, Telangana, Wadari, Kolhati, Godla, Gisari, etc. Though the Constitution of India provides full freedom to the states to choose a language or languages in a region as official language as per Article 345, and it also allows linguistic minority groups to receive education in their mother tongue and to set up institutions of their choice. For this purpose, as per provision laid down in Article 30, it seems that the legacy of their choice, of Macaulay's hardline recommendation of a policy to impart Western knowledge through English and then only to the minority echoed in the education program of the British throughout their stay in Indian subcontinent have left a deep-rooted impact in the education system adopted in later period. Vernacular education, though had been introduced with an objective to qualify them for use in education, and administration has prevailed even after passage of centuries, a vernacular English controversy amongst the indigenous and the westernized elite over determining education policy and its implementation at ground level is still alive. The politicization of the language issue during the struggle for independence dominated the medium controversy, putting the ideological issues concerning the content of education into the background. The demand for vernacularization raised by the elitists was associated with the cultural and the national resurgence and eventually with the growth of democracy, promoting equality of opportunity through education. In later period, an idea of imparting education either through a single dominant language in the region or through selective bilingual media have found some space in order to keep pace with the socio-economic demands of rapid modernization. But most of the academic community in the country have not yet seriously attended to the problems of designing and evaluating the respective place and function of mother tongue and non-native language media as learning strategies. A national policy of education emerges out of a consensus arrived at among the states constituting the federal policy. The role of the center is therefore largely confined to promoting national policies through seeking mutual accommodation amongst individual states, coordinating institutions of higher education and research as well as vocational and technical training, persuasion of language elites, and offering the incentive of resources at its
command for a specific program. Against the backdrop of a multiple choice medium policy continued after the independence, many newly cultivated languages are initiated as preparatory medium at the primary stage. Some states have introduced a bilingual education policy where developing language is used as partial medium with English, Hindi, or regional language as the major medium. In a multilingual environment, the ideal claim and the real function of language hardly goes hand in hand, and a wide gap is noticed between the language policy processed and the actual practice in a classroom. An anomalous pattern of communication is seldom observed in classroom experience, where interaction between the teacher and the student is made in one language, classes are conducted in another, textbooks are written in the third, and the answers are given in fourth language. This milieu results into a good deal of code switching and hybridization of two or more languages. Hence, apart from a high level of teaching skills, a positive attitude towards speech variation, proficiency in the language of the classroom, and in the language of the learners is required in a complex plural society. The validity of these assumptions need to be assessed, and the different role of mother tongue and non-native languages as medium of instruction also need to be addressed elaborately. Shift in the medium of instruction at higher level of education is another such problem that causes dropout of students owing from difficulties to cope up with the shift in medium of instruction. Desmond Morris, in his foreword of his book Tribes, said, "Man is a tribal animal." He further said that the tribal potential which has carried the human beings from the Stone Age to Space Age, he seeked parallels and demonstrated continuities between the tribal and the contemporary non-tribal men. However, none of these altered the marginal, minor, and minority character of the tribals. In the name of national integration, they are called upon to join the mainstream, and in such contexts, irrespective of their social standing, they are placed in the last rung of the caste society and get marginalized. The Indian Census 1991 lists 96 non-scheduled languages, out of which 90 are tribal languages, distributed in 4 linguistic family, namely Indo-Aryan, Dravidian, Austro-Asiatic, and Sino-Tibetan. And most of them are non-literate language. It is said that if a language dies, thousands of years of experience, history, cultural diversity, and the very identity of the people is lost forever. Dr. N.B. Jian, Unni, Joshua Fisherman, they have written. An American linguist specialized in the sociology of language, language planning, bilingual education, and language and ethnicity in one of his books. He wrote, "What is lost when a language is lost? It is the loss of socio-cultural integration of generations, the cohesiveness, naturalness, and the quiet creativity, the secured sense of identity, even without political consciousness of identity, the sense of collective worth of a community and of a people. Displacement of tribals from their ancestral land in the name of construction of dams or for exploitation of minerals, mining of coal, iron ore, and other metals, or setting up of industrial economic zone, etc., have been a global phenomenon. Issues like proper rehabilitation program for the displaced person is never adopted and implemented." In the report of a conference, Which Language for Europe, organized by the European Cultural Foundation 1998, it is said that do not restrict the languages to be used.
certain concepts, beliefs, sensations can only be expressed in the language in which they are coined, shaped, experienced. There are very significant meanings that are forever untranslatable. Therefore, all languages must be continued to be employed. This is a long way from the nation states which were built around unitary symbols, due in large part to its enduring partitioning along national and linguistic lines. With the formation of EEC, European Parliament, and other structures, they operate with 11 languages. The multilingual third world people with colonial past, on contrary, desire to build their countries in the image of their colonial masters. It is painful to note that while Europe is opening up to acknowledging the limit of monomodal, the multimodal society are running after their discarded models. The education system in our country bypasses the tribal languages in its only because of violent protest. A few numbers of the tribal languages have been started to be taught in educational institutions as a medium of instruction without proper planning. Inexperienced teachers, insufficient reading materials, lack of corpus planning, etc., have frustrated the objective of whole mission of education through mother tongue. No strategies have been found to be adopted to link the home language with the school language. The Central Institute of Indian Languages, CIIL Mysuru, developed a program of bilingual primary education. It started with reading and writing the home language and speaking and understanding the state language. 80% of the available time was allocated for the home language and 20% of the school language in the first year. By the end of the primary stage, the time allocation was reversed. By that time, the learner has assumed sufficient competence in the school languages to study through state language. This was tried in 4 locations of the country, and the result was exciting. But these programs were just experimental one and do not form the part of a policy concern. In this state, soon after being declared as one of the state languages in 1979, Kokborok had been introduced as medium of instruction at primary level in 1981, with lots of aspirations and expectations. Thousands of Kokborok teachers had been recruited to serve the noble aim, but surprisingly, the issue of shifting of medium of instruction at higher level had not been taken care of in proper manner, and within 5 years of its introduction as a medium of instruction, the entire project faced a jolt owing to high percentage of dropout at secondary level because of abrupt shift in medium of instruction, that is from Kokborok to Bengali. In 1984, the project was dropped due to hue and cry from one corner of the tribal intellects, and since then, Kokborok is taught as educational institutions as a language subject. Presently, Kokborok is being taught as language subject at 903 primary schools under TTAADC, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, and 40 high and higher secondary schools under the state government. Kokborok has been introduced in degree level as an elective subject in the year 2012 and postgraduate degree at Tripura University in the year 2015, and recently PhD program have also been started in Tripura University. Script is another big issue that appears to have affected development of Kokborok in many ways. Though writings in Kokborok started using alpha-syllabic Bengali script, since it didn't have its own script, demand for adoption of Roman script for Kokborok started to gain popularity from 80s. At present, most of the published works
are written in Roman script. This debate is still going on. An adamant and biased stand adopted by the state administration in favor of Bengali script have worsened the situation. However, Kokborok as a language is definitely flourishing through its literature, creative works on audiovisual platforms, and other fields that are related to language development, despite controversy over script. In one of his poetry, Dr. Vijay Devarma wrote, "If you dare to reach the summit of the Lantarai, your thumb will get chopped off, because the system never allowed the backwards and oppressed to rise up and claim their share of power in the system." The poetry says, Arjun wouldn't let you become Chetavati. Arjun wouldn't let you to become Chetavati. In case you touch the sky, it will hurt the pride of Arjuna. Whatever you learn by yourself, by meditating in emptiness, in the seed of creation, whatever expert archer you become, Arjuna are all time ready to chop your thumb, as Arjunas are backed by numbers of Dronacharyas. The goddess of fortune, Lakshmi, is generous for Arjuna. She emptied her coffer at his ear. The goddess of knowledge, Saraswati, plays her violin in his house. The moon flooded his house with its light. The sun sets its fat to enrich him. Ekalavya, you are just like Abhimanyu. While dealing with you, Yudhishthira and Duryodhana forget their conflict. The giant's hand forge alliance. Together lay the trap of death to hunt you down. Ekalavya, why you desire to climb the summit of Logdalai? There is rice beer at its top. If succeeded to taste it, colorful dream will bloom in your eye. You will desire to watch the sunshine, the sunrise, and also the Kanchenjunga at the moment. You will wish to enjoy the beauty of Tiger Hill, the majestic cloud changing color over the hill. You will want to build Ajanta and Ellora with your indigenous skill and imagination and eternal innovation. Arjunas are genius, expert in camouflage. No dirt of garment for them easily change their color. They guard every traffic point, every road, every turning nook and corner, in the chair, in the table, in the files, in the knot. They are all the time alert and ready. Once you reach near summit of Longtarai, they will chop off your thumb. So in another poem, he also wrote, "Why should I sketch a deep blue mystic eye, though I have never visited sea? You have asked me to sketch while I am resting in makeshift, to sketch the picture of a mast in watercolor, which is drifting away far distance, touching outskirts of a blue horizon, just like gradually fading Bhatiali melody. But I have never visited sea. When it is raining cats and dogs, over the roof like dancing girl, the air moisturizing itself with humidity, you are asking me to sketch the oasis, the deep blue mystic eye of a gypsy girl with groundnut colored skin. But why should I draw?
as I have never visited desert, but I have seen the picture of hump of a camel, where the rest was out of frame. But if you ask me to sketch picture of a piece of bamboo which contains rice beer, I will sketch not only the picture but also its majestic taste. If you ask me to sketch the face of beautiful moon in the frozen dewdrop over the leaf of Chetwang tree, not only the moon will become vivid, but also its tender heart. However, we hope the Kokborok, despite all odds, will regain its prime in near future, spelling aura of its rich cultural heritage. It carried throughout its journey through ages, stretching from some Himalayan foothills to Chittagong hill tract. Antagonists someday will lay down all divisive weapons and submit themselves. Kokborok will never die, once said by Nandakumar Burma in one of his deliberations, is the essence of hope and aspirations that tens of thousands of younger generation of this speech community chase. A phrase of a popular song would be the best to conclude with. Iman tongshagre thangena tongnai, thange tongshagre resaru tongnai, chini khani kongmungrono. As long as we dream, we are alive. As long as we are alive, we will dance and we'll go on chanting our glorious past. Thank you very much.